नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग सब जो है पढ़ाई कर रहे होंगे और आप लोगों ने अपना टाइम टेबल बना रखा होगा और कंटिन्यू जो है आप पढ़ाई में लगे हुए होंगे, क्योंकि हमें हमारा लक्ष्य नहीं भूलना है। और हमारे कवियों ने तो कहा है कि जो लहू चूम कर आगे बढ़ते हैं उनका ही लिखता इतिहास जमाना है। जो लाक्षागृह में जलते हैं वही शूरमा निकलते हैं। तो मित्रों, तैयार हो जाइए नींद को मात देते हुए और सारी परेशानियों को भूलते हुए। सारी परिस्थितियों में हमें जो है चमकना है। हीरा जो होता है ना, उसे कहीं भी रख दो आप, वो हमेशा अपनी जो है चमक बरकरार रखता है। तो हमें अपनी चमक, अपनी मेहनत बरकरार रखनी है। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम जरूर चमकेंगे। तो लीजिए, आज मैं आपके बीच में बहुत बढ़िया क्लास लेकर आया हूँ। और आज जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड हो रही है कि सर संस्कृत का भी जो है आप अध्यापन करवाइए, तो आज संस्कृत की ये दूसरी सीरीज में आपके बीच में लेकर आया हूं। और इसमें संस्कृत के सिलेबस के जो उपसर्ग है, 10th बोर्ड के जितने भी सिलेबस में जो उपसर्ग है वही उपसर्ग मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। और उदाहरण भी ऐसे लेकर आया हूं जो लगभग 100% बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। और इनमें से कुछ उदाहरण जो है परीक्षा में आए भी है। और इन उदाहरणों में और इस सीरीज में वो सारे प्रश्न और सारे उत्तर मैंने रखे हैं जो लगभग लगभग जिनका स्तर कठिनतम भी होता है। अक्सर बच्चे सरल तो हल कर देते हैं, लेकिन कठिन प्रश्नों में बच्चे जो है फंस जाते हैं। तो उस सारी जो है गतिविधि को देखते हुए मैंने ये क्वेश्चन सीरीज बनाई है। मुझे पूरा विश्वास है ये क्वेश्चन सीरीज आपके समझ में आएगी। लगभग लगभग कई बच्चों का मुझे फीडबैक मिल रहा है और वो बोल भी रहे हैं कि सर हमारा अच्छा रिवीजन चल रहा है। ऑफलाइन जहाँ मैं पढ़ाता हूँ उनका तो ऑफलाइन भी हो जाता है और ऑनलाइन भी हो जाता है। लेकिन जो बच्चे मेरे से ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं, मैं वादा करता हूं कि आपका 10th बोर्ड का रिजल्ट बेस्ट होगा। बस आप धैर्य के साथ जो है बने रहिए स्टडी विद कवि बंधु सर के साथ। तो आज मैं आपके बीच में उपसर्ग प्रकरण लेकर आया हूं मित्रों। उपसर्ग प्रकरण में ये कक्षा 9th और कक्षा 10th दोनों में जो है उपसर्ग प्रकरण सेम होता है। मैंने कहा था 6 to 10 तक जो है संस्कृत ग्रामर हो या हिंदी ग्रामर हो या इंग्लिश ग्रामर हो, सेम होती है। 6 to 10 तक सारे टॉपिक सेम टू सेम होते हैं। तो मित्रों, 10th वाले बच्चे भी इसको पढ़ेंगे ही सही, लेकिन 9th वालों को भी इसका फायदा जरूर होगा। चलो, पहला प्रश्न बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो की एक सीमा होती है। तो पहला प्रश्न होता है, कति उपसर्गा संति। कति उपसर्गा संति, कितने उपसर्ग होते हैं। कितने उपसर्ग होते हैं? तो द्वाविंशति, 22 उपसर्ग होते हैं। मित्रों, संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। कभी कभी जो है उदाहरण हल करवाने की बजाय जो है परीक्षा वाला जो है उसके भाग भी पूछ सकता है, पार्ट्स। ठीक है, तो संस्कृत में तो कुल 22 ही उपसर्ग होते हैं। द्वाविंशति, द्वा यानी दो और विंशति यानी 20, 2 और 20 22। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितेषु पदेषु उपसर्गा संति। निम्नलिखित पदों में उपसर्ग है। अधोलिखितेषु पदेषु, अधोलिखितेषु में भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन है और पदेषु में भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। इनका अर्थ होता है मैं पेपर, मैं पेपर के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है मित्रों। मैं पेपर, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। तो निम्नलिखित पदों में उपसर्ग है। अब निम्नलिखित पदों में कौन कौन से उपसर्ग है मित्रों? उपसर्ग वही पढ़ा रहा हूं मैं जो 10th बोर्ड के सिलेबस में है। ठीक है, उत्तिष्ठति। उत्तिष्ठति में मित्रों पहला जो हमारा उपसर्ग है वो ये है, उत धन स्था धातु। होता क्या है, ये जो उत उपसर्ग इसमें स्था में जुड़ा, तो स्था में कोई भी चीज जुड़ती है तो स्था के दूसरे रूप में वो लागू होती है। स्था जो है मूल धातु है, लेकिन इस स्था धातु में कुछ भी चीज जुड़ती है, चाहे प्रत्यय जुड़ो चाहे उपसर्ग जुड़ो, तो स्था में तो जुड़ती है, लेकिन वो किस में अप्लाई होती है? तिष्ठ में। इसका एक और रूप होता है तिष्ठ। ये क्यों होता है, कैसे होता है मित्रों, इसकी विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इसकी जरूरत भी नहीं है। हमें आम खाने से मतलब है, गुठलियां गिनने से नहीं। और ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। आप तो एक बात ध्यान रखना, उत अगर आपको कहीं भी तिष्ठति दिख जाए, तिष्ठति दिख जाए तो आप समझ लेना कि तिष्ठ के दूसरे रूप, मतलब तिष्ठ के पहले रूप स्था में वो चीज जुड़ी होगी। तो उत्तिष्ठति में उत जुड़ा है स्था में, लेकिन लगा किस में? तिष्ठ में। तो
उत स्था में जुड़ा और तिष्ट में लगा तो उत्तिष्ट बनना चाहिए था। अब आप सोच रहे होंगे कि ती क्यों आया, तो ज्यादातर जो है कोई भी उपसर्ग अगर क्रिया में जुड़ेगा, धातु में जुड़ेगा, धातु यानी क्रिया, क्रिया यानी वर्ब, अगर कोई भी उपसर्ग धातु में जुड़ेगा, क्रिया में जुड़ेगा, तो ज्यादातर आपको उसका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन देखने को मिलेगा। तो ये उत स्था में जुड़ा, तो ये उत्तिष्ठ की जगह उत्तिष्ठ थी इसलिए बना क्योंकि ये इसका डायरेक्ट जो है उत का स्था से जुड़ने के बाद डायरेक्ट जो है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन बन गया, उत्तिष्ठ थी। लट लकार यानी वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। ओके मित्रों, उत्पन्न। अच्छा, उत का अर्थ क्या होता है? उत, इसके दो रूप होते हैं, उत या उद। इसका अर्थ होता है ऊपर और निकलना, ऊपर या निकलना उत उपसर्ग के अर्थ होते हैं, तो अर्थ भी जानना जरूरी होता है। तो आगे बढ़ते हैं। उत्पन्न। उत्पन्न में कौन सी धातु है और कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें भी यही है मित्रों, उत डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, उत। और पद धातु है मित्रों, और एक और इसमें एक प्रत्यय भी जुड़ा हुआ है, त प्रत्यय। उत धन पद धन त। तो क्या सर ये कत का न क्यों हुआ? तो आप तो पहले तो ये ध्यान रखो कि उत जो है पद में जुड़ा हुआ है तो उत्पद बना, लेकिन द का कत में जुड़ने की वजह से न हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि कत प्रत्यय की वजह से जो है ये इसका पुल्लिंग जो बनता है वो न हो जाता है। कत प्रत्यय पद में जुड़ेगा तो पुल्लिंग की वजह से ये न हो जाता है, इसलिए उतधन पदधन कत उत्पन्न। ध्यान रहे, उत्धन पदधन कत उत्पन्न। कत प्रत्यय के नियमों की वजह से ये उद्पक्त होना था, लेकिन ये उत्पन्न हुआ क्योंकि कत प्रत्यय जोड़ते समय कुछ नियम होते हैं मित्रों। त आगे बढ़ते हैं। उद्भवती। उद्भवती, उद्भवती में आपको दिखाई दे रहा है इसका ये वाला रूप दिखाई दे रहा है, उद, ये लगा दिया उद। अब हम भवती। भवती, भवती जो है मित्रों ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की धातु है, लेकिन भवती की जो मूल धातु है ना, भवती का जो मूल रूप है वो ये है, भू। ध्यान रहे, भू में कुछ भी जुड़ेगा तो भू की बजाय वो क्या बनेगा? भव बनेगा। भू में कुछ भी जुड़ो, यूं समझ लीजिए आपकी उद्भू में जुड़ेगा, उद्भू में जुड़ा हुआ दिखाई देगा, लेकिन किस में अप्लाई होगा, किस में लागू होगा? भव में लागू होगा। उद भू में जुड़ेगा लेकिन लागू भव में होगा, मतलब भू में नहीं जुड़ करके ये उद इसके दूसरे रूप भव में जुड़ा हुआ है, तब क्या बना है? उद्भव। उद्भव। अब लेकिन यहाँ तो उद्भवती दिखाई दे रहा है। अब उद्भव की जगह उद्भवती इसलिए दिखाई दे रहा है, मैंने क्या कहा कि जिस भी धातु में उपसर्ग जुड़ेंगे तो वो धातु डायरेक्ट जो है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन होने की वजह से उद्भव न होकर उद्भवती हो जाएगा। आपने देखा होगा ना, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, पठती, हसती, लिखती, वदती। तो कोई भी उपसर्ग जो है किसी धातु में जुड़ता है तो वो उपसर्ग और धातु सेम के सेम नहीं रहते हैं। उपसर्ग के धातु से जुड़ने के डायरेक्ट बाद जो है वो धातु कौन से रूप में चल जाती है? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ज्यादातर हमें देखने को मिलती है मित्रों। इतना समझ में आ गया ना? ज्यादा गहराई में घुसने की जरूरत नहीं है, हमें 10th बोर्ड में बेस्ट रिजल्ट बनाना है। आगे बढ़ते हैं। उदाहरती। उदाहरती, अब इसमें किसकी आवाज आ रही है मित्रों? त की आवाज आ रही कि द की आवाज आ रही? द की आवाज आ रही, तो इसमें भी उद है, क्योंकि इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि त है कि द है। तो ध्यान रहे, जिसमें त की आवाज आ रही है वहां उत है, जिसमें द की आवाज आ रही है वहां उद है, जिसमें द की आवाज आ रही है वहां उद है। अब उद, अब इसमें उद, उदाहरती, उद, इसमें दो दो उपसर्ग लगे हुए हैं। उदाहरती में दो दो उपसर्ग लगे हुए हैं मित्रों। उदा, 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 उद धन आ। एक और, अब मूल धातु है हरती। हरती की मूल धातु क्या होती है मित्रों? हरती की मूल धातु होती है ह्री। ह्री, उदधन हादन, उदधन आदन ह्री।
उददन आदन ह्री। अब ह्री, अब उददन आदन ह्री का उदाहरती क्यों बना? मैंने क्या कहा, इनके जुड़ने के बाद इनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता ही है। ठीक है, तो ह्री के स्थान पर हर में जुड़ेगी। मतलब ये आपको समझाने के लिए एक तरीका अपनाया है। इसमें बहुत सारे लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो है नियम होते हैं, लेकिन अभी आपको शॉर्ट में मैंने समझाने का प्रयास किया है कि ये ह्री हर है, ये भू ही भव है, और ये भव ही भू है, और ये स्थाई तिष्ट है। मतलब कहीं भी आपको स्था दिखाई दे तो वो नियम तिष्ट में अप्लाई होगा, कहीं भी आपको जो है भू दिखाई दे तो वो नियम जो है भव में अप्लाई होगा, कहीं भी आपको ह्री दिखाई दे तो वो नियम हर में अप्लाई होगा। समझ जाइए, अप्लाई यानी लागू होगा। आगे बढ़ते हैं। उददन आदन ह्री, तो उदाहरती लट लकार के हिसाब से ये पूरा रूप बन गया उदाहरती। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, तीसरे प्रश्न पर पहुंच चुके हैं अपन। अब तीसरे प्रश्न में अवदंची, इसमें अपन को प्रत्यय और धातु को जोड़ना है। ठीक है, इसमें तोड़ना था, धातु और प्रत्यय अलग करने थे, इसमें प्रत्यय और धातु जोड़ने हैं। तो इसमें सारे जो है प्रयोग है वो अव के दिखाई दिए। किसके दिखाई दे रहे हैं? अव के दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अव का अर्थ क्या होता है? अव का अर्थ भी तो समझना जरूरी है मित्रों। ये जो अव जो उपसर्ग है इसका अर्थ होता है दूर, ठीक है, नीचे या अपमान सूचक अर्थ भी ये अव देता है। दूर, नीचे, अपमान सूचक अर्थ जो है इस अव के निकलते हैं मित्रों। तो अवधन ची का बनेगा अव ची। लेकिन अगर इस ची धातु को भी हम लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन बनाए, मैंने क्या कहा, 80% जो है जब उपसर्ग जोड़ोगे तो वो रूप जो है उपसर्ग जुड़ने के बाद वो रूप डायरेक्ट जो है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में चले जाएंगे। तो अवची भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? अवचिनोती। अवचिनोती, ये ची धातु का मूल लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के हिसाब से चिनोती हो गया। अवचिनोती, ध्यान रखना। और अवलुक, तो इसका मित्रों लुक यानी लोकय, लोकय यानी देखना, लोकय, अवलोकय यानी देखना। लेकिन लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की वजह से, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की वजह से इसका बन जाएगा अवलोकयति। अवलोकयति, अवलोकयति यानी देखता है। अवचिनोती यानी चुनता है। ची यानी चुनना, लुक यानी देखना, लुक का लोक हो गया। और वैसे भी इंग्लिश में लुक यानी देखना ही होता है। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अवधन गम, अब जहां भी आपको गम दिखाई दे तो गम से डायरेक्ट आप समझ जाना कि ये गम क्या है? गच्छ है। गम क्या है? गच्छ है, क्योंकि एक तो होती है मूल धातु और एक उसका दूसरा रूप होता है डबल रोल। ठीक है मित्रों, तो अवधन गम, अवधन गम, इसका मैंने क्या कहा, अव गम में जुड़ेगा, लेकिन किस में लागू होगा, किस में अप्लाई होगा? गच्छ में। अव गच्छ, ये तो बन गया उपसर्ग और धातु का संयोजन। अब इसको भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन बनाते हैं, तो इसके भी पीछे ती जोड़ दो। अवगच्छति, अवगच्छति का मतलब होता है जानना, जानता है। गच्छ यानी तो जाना होता है, लेकिन इसके जब इस गच्छ गम धातु के आगे अव जुड़ जाता है तो इसका अर्थ हो जाता है जानता है। अवगच्छति यानी जानता है, समझता है। अवधन त्रि, अवधन त्रि, तो इसका बनेगा मित्रों अव त्रि। त्रि का भी दूसरा रूप होता है तर, अव तर। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की वजह से इसका हो जाएगा अवतरती। अवतरती क्या हो जाएगा मित्रों? अवतरित, अवतरती हो जाएगा। तो उत, उद ऊपर या निकलना, अव दूर, नीचे या अपमान। तो मित्रों ये पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न जिसमें मैंने गागर में सागर भरने का प्रयास किया है, एक बार आप इस पूरे मैटर को देख लीजिए, नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, अपने माइंड में जो है इस पिक को सेट कर लीजिए, फिर अगले पड़ाव पर हम
बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे। मित्रों, आपने तीसरा और चौथा प्रश्न पढ़ा। अब ये आप सॉरी, दूसरा और तीसरा प्रश्न पढ़ा, पहला दूसरा तीसरा। अब उसके बाद हम चौथा प्रश्न हल करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या है, हल करो। निस धन चय, निस। अब निस, पहले तो निस उपसर्ग का अर्थ देखिए आप। निस उपसर्ग का अर्थ होता है बिना, बाहर। बिना और बाहर, ये दोनों अर्थ जो है निस उपसर्ग के होते हैं। निस यानी बिना, बाहर। तो निस धन चय बराबर बनेगा निश्चय। निस धन चय का क्या बनेगा मित्रों, निश्चय बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि स का श शलजम का कैसे बन गया। होता क्या है, एक संधि होती है जिसका नाम होता है सत्व विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग संधि के अंतर्गत इस निस का जो रूप है ना, निस का रूप ये भी होता है, ये नी। निस का एक रूप नी भी होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जहां विसर्ग या स के बाद, स या विसर्ग के बाद जहां च चम्मच का या छ छतरी का हो, वहां ये हो जाता है इश्च, इश्च। स हो या विसर्ग हो, उसके बाद चम्मच का और छतरी का हो, सत्व विसर्ग संधि के नियम के अनुसार। तो होता क्या है, विसर्ग या स के स्थान पर च छ हो तो श श हो जाता है मित्रों। इस कारण से स का यहाँ श हुआ। क्योंकि कई बार प्रश्न उठ जाता है कि निस्दन चय का निश्चय बनना चाहिए था, निश्चय क्यों बना। तो ये इस कारण से निश्चय बनता है मित्रों। निस उपसर्ग का अर्थ होता है बिना, बाहर। ये सत्व विसर्ग संधि की वजह से जो है स जो है कन्वर्ट इनटू श। ओके मित्रों, निस्दन पाप, तो इसका बनेगा निष्पाप, निष्पाप। अब इसमें भी वही है, स का सत्व विसर्ग संधि की वजह से ष षटकोण का बना। कारण विसर्ग के बाद या स के बाद, विसर्ग के बाद या स के बाद प हो, फ हो, तो स और विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ष षटकोण वाले में। इसलिए ये बनेगा इष्प, इष्फ। ठीक है, ध्यान रहे, स और विसर्ग के बाद प फ हो तो ये विसर्ग अथवा स सत विसर्ग संधि के नियम के अनुसार षटकोण में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए निस्दन पाप का निष्पाप बनेगा। निस्दन संदेह, इसका बनेगा मित्रों, एक रूप तो ये बनता है इसका निस्संदेह, एक रूप तो इसका ये बनता है निस्संदेह। लेकिन इसका एक रूप और बनता है, इसका एक रूप और बनेगा, ये यहाँ लिख देता हूं, फिर बाद में आप नोट कर लेना। एक और रूप बनेगा इसका निसंदेह। निस्दन संदेह का निस्संदेह भी सही है मित्रों, और निसंदेह भी सही है। क्योंकि निस का मैंने आपको बताया था, निस का एक और रूप होता है और ये वाला रूप होता है। किसका, निस का। इस निस का एक रूप ये होता है। तो निस्संदेह भी सही है सत विसर्ग संधि के नियम अनुसार, और निसंदेह भी सही है। तो दोनों निस्संदेह और निसंदेह हो तो भी आपको निस्धन संदेह करना है मित्रों। आगे बढ़ते हैं। निस्धन क्रमति, निष्क्रमति का बनेगा निष्क्रमति, निष्क्रमति, निष्क्रमति। निष्क्रमति यानी निकलता है, निष्क्रमति यानी निकलता है। अब आप समझ चुके होंगे कि ये स का षटकोण क्यों बन रहा है। ये संधि के नियमों की वजह से जो है स का षटकोण बन जाता है मित्रों। वो संधि वाले टॉपिक में आप विस्तार से समझना। अभी मैं आपको उपसर्ग टॉपिक पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर जो आप बिल्कुल, अगर आपको संधि का ज्ञान नहीं है और आपके मन में प्रश्न खड़ा होता होगा कि यार स का श क्यों बन रहा है, तो संधि के नियम के अनुसार जो है स का श बन रहा है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं, हल करो। निर्धन गम। अब निर का अर्थ भी होता है बिना, बिना या बाहर। इसका अर्थ भी यही होता है, निर का अर्थ भी बिना या बाहर। तो इसके भी दो ही रूप होते हैं, इसका भी यही रूप होता है। नी रूप भी होता है इसका, निर का नी रूप भी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि निस का भी नी रूप होता है, निर का भी नी रूप होता है, तो हम इसको निस मानेंगे कि निर मानेंगे। तो मित्रों, ये जो है उस पद की परिस्थिति पर निर्भर करता है। उसके लिए आपको संधि का विस्तार से अध्ययन करना पड़ेगा। अभी तो आप ये समझिए, निर्धन गम, निर्धन गम का, निर्धन गम का
गम, अब निर उपसर्ग गम में लगेगा तो आप जानते हो निर उपसर्ग अगर गम में लगेगा तो गम का मूल, गम जो है इसका दूसरा रूप कौन सा होता है, गच्छ। गच्छ मतलब निर्गम में नहीं लग करके इसके दूसरे रूप गच्छ में लगेगा तो क्या हो जाएगा, निर्गच्छ। और इसी निर्गच्छ को हम लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बदल देंगे तो ये हो जाएगा निर्गच्छति। निर्गच्छति, निर्धन गम का निर्गच्छति, निर्धन गम का निर्गच्छति भी होता है, निर्गम भी होता है, निर्गच्छ भी होता है। ठीक है, वो तो जहां जैसी परिस्थिति होगी उस अनुसार आप थोड़ा सा दिमाग से आइडिया लगाना। ओके, निर्धन दिश तो इसका बनेगा निर्दिश दिशति, सॉरी निर्दिशति, 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 ये बनेगा इसका, क्या बनेगा, निर्दिशति। आगे बढ़ते हैं, निर अपराध, निरपराध। तो निरपराध का क्या होगा, निरपराध का देखिए, निरपराध में ये र आधा है, ये आधे र में अ जुड़ जाएगा तो र पूरा हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है मित्रों, ये बिल्कुल इजीली बन रहा है, निरपराध, निरपराध, निरपराध। अब आगे बढ़ते हैं अपन निर्धन नी। अब निर्णी, तो नी का मैंने आपको एक और रूप बताया था, नी का एक रूप और होता है नय, नी यानी ले जाना, नय यानी ले जाना, नी का एक रूप और होता है नय, नय यानी ले जाना। तो ये नीर जो है, निर जो है, निरुपसर्ग जो है मित्रों, ये किस में जुड़ेगा, ये निरुपसर्ग जुड़ेगा इस रूप में, नय में, तो क्या बनेगा, निर नय, लेकिन न के स्थान पर भी ण हो जाएगा, ये निर उपसर्ग नए में जुड़ेगा, नए में तो नए न की जगह भी नई हो जाएगा। होता क्या है, ये र रथ का जहां हो, र रथ वाला जहां हो वहां होता क्या है, र रथ वाला जहां हो वहां न जो है न ण में कन्वर्ट हो जाता है, ये र रथ वाला जहां हो वहां ये न ण में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बनेगा निर्णय। अब इसको लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ले जाते हैं तो ये बनेगा निर्णयति, निर्णयति यानी निर्णय लेता है। तो ये मित्रों निस उपसर्ग, निरुपसर्ग और लगभग मैंने आपको 3-4 उपसर्ग जो है बता दिए, कुल 6 उपसर्ग जो है 10th बोर्ड के सिलेबस में है। तो एक बार आप इस पिक्चर को दिमाग में सेट कर लीजिए, नोटबुक हो तो नोटबुक में लिख लीजिए। तो मित्रों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसी के साथ 5 प्रश्नों के माध्यम से चैनल की और वीडियो की एक लिमिट होती है टाइमिंग की, तो उस वजह से मैं 5 प्रश्नों के माध्यम से ही ये समझा रहा हूँ। इसके बाद उपसर्ग पार्ट 2 में आपके जो जितने भी 10th बोर्ड के सिलेबस के उपसर्ग बचे हुए हैं वो सारे क्लियर करा दूंगा। 10th के उपसर्ग पार्ट 2 के लिए आपको यूट्यूब चैनल पर बने रहना है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, कंटकों के मस्तकों पर सफलता के शिखर गढ़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। और बने रहिए स्टडी विद कवि बंधु सर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।